जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। ये आपका नोटिफिकेशन 2021 का है, बट ये जो आपका एग्जाम है वो 2020 है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये 2020 के अंदर ना आकर के 2021 के अंदर आया है। और इस वीडियो के अंदर मैंने एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी दी है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। पहले ये वीडियो आपको वॉच कर लेनी है। वॉच करने के बाद जब आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फर्स्ट वाला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जानोगे कि आप लोग 11 जनवरी 2021 से लेकर के 10 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके सामने जो एक्शन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इंस्ट्रक्शंस की जानकारी आ चुकी है। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद इन जानकारी को रीड करते हुए नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए इन जानकारी को एक एक करके फिलअप करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है टारगेट ईएसी प्रीलिम्स 2021 बैच, जिसमें कि जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका जनरल स्टडीज है, जिसकी जो आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी या फिर प्रिपरेशन कराई जाएगी वो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएगी, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो आपकी बैच है वो आपकी जनवरी 11 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। और आपको इसमें ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हो, अगर आप हो तो यहाँ से आपके लिए इवोल्व और असेंड बैच सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें आप पार्टिसिपेट करके यानी कि इन बैच को ज्वाइन करके अपने गेट की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप गेट 2022 का एम रख रहे हो तो आपको यहाँ पर जो आपकी इवोल्व बैच है इसमें ज्वाइन हो जाना है। इसकी जो बैच है वो आपकी जनवरी 11 2021 से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें भी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपने अपना एम गेट 2023 रखा है तो आपके लिए यहाँ पर असाइंड बैच है, जिसकी बैच आपकी जनवरी 11 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी आपको इन एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसके अंदर भी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच इंक्लूड की गई है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक्स दिए हैं उनको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना कतई मत भूले। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है फॉर गेट एस्पिरेंट, जिसमें कि कैंडिडेट भाग लेकर के यहाँ पर अगर आप अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आ जाते हो तो आपको 3 मंथ का गेट एंड ESC प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 3 के बीच में आएगी उनको 1 मंथ का मिलेगा और जिनकी रैंक 4 से 100 के बीच में आएगी उनको अमेजोन के ऊपर 500 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। और आपकी जो ब्रांच इंक्लूड की गई है इसके अंदर वो आपकी MEC और EE है। और ये जो आपका होने वाला है ये आपका जनवरी 12 2021 शाम 6 बजे को होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, इसमें रजिस्टर हो जाइए। ये पूरी तरीके से फ्री है, आपको इसमें कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना मत भूले, क्योंकि इसी से आपके जो फीचर है फ्री प्लान के वो अनलॉक हो पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आवेदित परीक्षा का नाम, तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो आपको उसी पोस्ट को यहाँ से चूज कर लेना है। अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। एक पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 इस पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये चूज करना है। तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर दोनों पर अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है व्यक्तिगत विवरण, बट यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि अगर दोनों पर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने क्या अतिरिक्त ऑप्शन आता है। तो अगर आप दोनों पर सिलेक्ट करते हो तो आता है कि स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय चुने, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों पर ये अप्लाई करके दिखाते ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है व्यक्तिगत विवरण, तो यानी कि पर्सनल डिटेल्स। तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम एंटर करना है। ये करने के बाद आता है आवेदक का लिंग, यानी कि आपका जेंडर, तो भी आपका जेंडर है, जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज करना
करना है, आपको यहाँ पर अपनी DOB सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो यहाँ से आपको चूज करना है, इसके बाद यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से आपका डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। फिर पिता का नाम यानी कि आपके फादर का नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो भी आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। आपकी जो माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। विवाह से संबंधित विवरण, तो क्या आप विवाहित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा और जीवित बच्चों की संख्या भी लिखनी होगी यानी कि सिलेक्ट करनी होगी। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, तो अगर ये भी आपको देनी होगी अगर आपने यहाँ पर यस किया है। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इसका आंसर भी आपको देना होगा। और क्या आवेदक विधवा तलाकशुदा, इसका आंसर भी आपको देना होगा। बट अगर आप नो करते हो तो इन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब नीचे आते और दिया है मूल सूचना का विवरण, तो यहाँ पर दिया है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली अगर आप अन्य स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी ऑप्शन है कि आपका जो मध्य प्रदेश है उसके किसी भी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद आपको दिया है पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम, तो यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है। पंजीकरण क्रमांक आपका क्या हो, यहाँ से आपको एंटर करना है। पंजीकरण क्रमांक जारी होने का दिनांक यानी कि कब आपने कराया है उसकी डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आता है कि क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आती है श्रेणी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर नो करोगे तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर यानी कि UR के अंदर रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर यस करते हैं और यहाँ से अभी हम OBC सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या आवेदक क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर आप आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे मैं यहाँ पर यस करता हूं तो यहाँ पर आता है कि जो मेरी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी की कैटेगरी है वो UR है, तो इसलिए यहाँ पर UR दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और आपको दिया गया दिव्यांगता का विवरण। तो क्या आवेदक बेसिकली क्या विकलांग है, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको ये बताना होगा कि जो आपकी विकलांगता है वो 40% या फिर उससे ज्यादा है। दिव्यांगता का प्रकार चूज करना होगा और दिव्यांगता की परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी होगी। अन्य विवरण में आपसे पूछा कि क्या आवेदक कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है। अगर किया गया तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर भी बेसिकली आपको नो करना है। बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं आगे चल करके, इसलिए आपको इनका आंसर बहुत ही सावधानी पूर्वक रीड करने के बाद यहाँ पर देना है। इनको देने के बाद यहाँ पर आता है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसको नो करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आता है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। तो क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तभी आप इस पर यस नो कर पाएंगे। क्या आवेदक विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, तो क्या आवेदक स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। क्या आवेदक स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। क्या अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो। अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको बोला है हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष लिखे। फिर आपको यहाँ पर अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं है तो उसका आपका पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। शैक्षणिक विवरण, अब दोस्तों चलिए इनकी जानकारी भरते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है हाई स्कूल यानी कि 10वीं, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको परीक्षा के अंदर 10th ही एंटर करना है क्योंकि यहाँ पर नाम बोला है प्रणाली। तो यहाँ पर ग्रेड CGPA या फिर डिवीजन किसके अंदर थे वो यहाँ पर आपको देना है। तो हम यहाँ से डिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके पास 10th के अंदर सब्जेक्ट है वो एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद आता है पूर्णांक। तो आपके टोटल कितने पूर्णांक थे यानी कि कितने में से आए थे। तो यहाँ पर हम 600 डालते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे यहाँ पर आपको एंटर करना है और ये आपको एग्जैक्ट नंबर डालने हैं जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट थे 10th के अंदर, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय, आर्मी डिवीजन का नाम। तो बेसिकली आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। किस वर्ष के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर, यहाँ पर आपको 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो एंटर करना है। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है। यहाँ पर 12th लिख दीजिए। आपका जो भी प्रणाली है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से डिवीजन चूज करता हूँ। इसके बाद आपने किस सब्जेक्ट में की है। आप चाहे तो यहाँ पर एक एक करके जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे 12th के अंदर वो लिख सकते हैं या फिर हम इस प्रकार से PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स इस प्रकार से भी आप
यहाँ पर दे सकते हैं। पूर्णांक यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डिवीजन यहाँ से आपको चूज करनी है, आपका जो भी बोर्ड था वो बोर्ड यहाँ से आपको एंटर करना है, किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो डालना है और रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद आती है यहाँ पर आपके सामने नीचे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके पास ग्रेजुएट के अंदर क्वालिफिकेशन थी तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, किसके अंदर आपके नंबर थे, डिवीजन सेना स्नातक तो यहाँ से हम डिवीजन ही सिलेक्ट करते हैं। विषय के अंदर आपको यहाँ पर अपने विषय के नाम लिखने हैं, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट थे। मैं भी एक लिख रहा हूँ, बाद में इसको मैं पूरा कर लूँगा और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डालने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। ये करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, फिर आपको अपनी डिवीज़न चूज करनी है और यहाँ से आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच सके, ये मैं बाद में पूरा एंटर कर लूँगा। इसके बाद आपको किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो यहाँ पर आपको लिखना है और रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको डालना है, जो कि फाइनल ईयर का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको दिया कि ग्रेड CGPA के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। ये आपको यहाँ पर टिक करना है। इसको टिक करने के बाद नीचे आता है सेना का विवरण। तो अगर आप सेना की जानकारी दे रहे हो, यहाँ पर आपने जो सेना स्नातक है ये चूज किया तो आपको इसकी जानकारी भरनी होगी। वो आप कैसे भर पाएंगे वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर बोला है कि मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में की गई सेवा का विवरण। तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देना होगा, धारित पद पर किस पोस्ट पर आपने काम किया है, नियोजक कार्यालय का पता आपको सेकंड वाले कॉलम में देना होगा, सेवा अवधि दिनांक आपने किस डेट से वो जॉब ज्वाइन की थी वो यहाँ पर आपको देना होगा, कब तक आपने की थी वो यहाँ पर आपको देना होगा, सेवा में निरंतर सेवा में न रहने का कारण आपने क्यों जॉब छोड़ी उसकी जानकारी देनी होगी और जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक की विवरण आपको यहाँ पर देनी होगी, अगर आप हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। वर्तमान पते का विवरण, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये चूज करना है कि हॉस्टल अकोमोडेशन, हाउस ऑफ रिलेटिव, अवन हाउस या फिर रेंट हाउस। तो यहाँ से हम अवन हाउस चूज कर लेते हैं। ये चूज करने के बाद आपको दिया है कि वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। बेसिकली यहाँ पर आपको जो भी आपका एड्रेस है उसका प्रूफ यहाँ पर देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो इसमें आपकी जो फॉर्मेट है इमेज का वो JPG होना चाहिए और साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है जिसकी फोटोकॉपी आपने यहाँ पर अपलोड की है वही एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर आपको उसका पिन कोड डालना है और स्टेट यहाँ पर आपकी दी गई है। फिर नीचे है क्या वर्तमान पता और स्थायी पता समान है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने के बाद दोस्तों ये जानकारी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आती है फोटो तथा हस्ताक्षर की, यानी कि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और सैंपल भी दिए हैं। आपको व्यू सैंपल इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सैंपल देख लेना है। आपका जो फोटो है उसी में नीचे की तरफ आपका सिग्नेचर होना चाहिए और इस तरह का फोटो जो आप इस तरफ देख पा रहे हो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और इस तरह के एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना है और रीड करने पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और मैं यहाँ से आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। MPPSC के नाम से मैंने यहाँ पर इमेज क्रिएट किया और मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्रॉप कर लेना है। ये क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। क्रॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है कि मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही से स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसके अलावा मुझे सिग्नेचर भी सही से दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद नीचे आता है डिक्लेरेशन, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो वेरिफिकेशन कोड दिया गया है ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना है। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है आपको एक एक करके बहुत ही आराम से थोड़ा अच्छे से इन सभी जानकारी को चेक करना है कि कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा गया कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स, तो आपको यहाँ से ओके करना है और आपको फिर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है जो कि यहाँ पर आपके सामने, जो कि यहाँ पर सबसे मेन जानकारी है। तो आपको इनको चेक करने के बाद ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने परीक्षा शहर का प्रथम विकल्प
विकल्प जो कि यहाँ पर आपके सामने वो दिया गया है। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे जो जानकारी दी गई है आपको सभी अच्छे से रीड कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको नीचे आकर के जो आपको दिया प्रोसीड टू पेमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे फीस में कोई भी एरर ना आए तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें। नेट बैंकिंग के माध्यम से ही सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है किसी एरर का आने का, और यहां पर अगर आप इसके माध्यम से फीस को जमा करेंगे तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आप अन्य ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि उनमें आपको कोई एरर आएगा। तो बेसिकली जैसे आपकी फीस जमा हो जाए तो आपको फिर से इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। एंड इस प्रकार से आप दोस्तों MPPSC जो आपका ये फॉर्म है इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।